वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के पेपर 2 के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। पेपर 2 का आपके नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान। जब आप बीए 5th सेमेस्टर में होते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट मनोविज्ञान है यानी कि साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है पेपर 2 में। पेपर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पेपर 1 का क्या नाम था आपके? पेपर 1 का नाम था जीवन अवधि एवं मानव विकास यानी कि लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आपके पेपर नंबर 1 का नाम था, जिसका महासंग्राम वीडियो मैंने दिया, आप लोगों ने देखा होगा उसको। पेपर 2 की भी आप लोग मांग कर रहे थे कि सर जी पेपर 2 का भी दे दीजिए, तो मैंने सोचा बिल्कुल देना चाहिए। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का यह महासंग्राम वीडियो है बीए पंचम सेमेस्टर यानी कि बीए 5th सेमेस्टर। तो कुछ नहीं पढ़ा तो अगर आप इसको देख लेंगे तो आपका काम थोड़ा बहुत हो जाना है। बाकी इसकी तैयारी मैंने करवा नहीं पाया मैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी परीक्षा के अंतिम समय के लिए कुछ आपको दे रहा हूँ। चलिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस मैं लगातार देता रहता हूँ। आइए चर्चा करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सकारात्मक मनोविज्ञान से क्या आशय है? पॉजिटिव जो साइकोलॉजी है उससे क्या मतलब होता है, मतलब कि क्या होती है? तो पॉजिटिव साइकोलॉजी की अगर बात की जाए, सकारात्मक मनोविज्ञान की अगर बात करें हम, तो सकारात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम उन शक्तियों तथा सद्गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं जिससे सामाजिक स्तर पर व्यक्ति विशेष या समूह विशेष उन्नति करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, प्रोग्रेस होती है। ऐसे यानी कि सामाजिक स्तर पर व्यक्ति विशेष की बात हो चाहे समूह विशेष की बात हो, दोनों जो है इंडिविजुअल एंड ग्रुप, मतलब किसी की बात करें तो सभी की उन्नति होती है इसमें। तो उसी का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, किसका? उन शक्तियों का, उन सद्गुणों का हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं सकारात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत, जिससे क्या होता है, सामाजिक स्तर पर व्यक्ति विशेष और समूह विशेष उन्नति करते हैं। वो होता है आपका सकारात्मक मनोविज्ञान। सकारात्मक मनोविज्ञान की बात की जाए तो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, लचीलापन बढ़ाता है जीवन में। इसके अलावा अच्छा, लचीलापन से होता क्या है? लचीलापन से होता है व्यक्तियों को असफलताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अधिक प्रभावी ढंग से उबारने में मदद करता है लचीलापन। कि व्यक्ति का जो नियम कायदा है जीवन में, जो एक दृढ़ संकल्प हो जाता है, पक्की इरादा, कि बहुत सारे जीवन में लोग एक एक गांठ बांध लेते हैं कि नहीं हमको यही करना है, तो फिर वो चीज़ें जो है उससे बहुत जल्दी वो उबर नहीं पाते हैं। तो सकारात्मक मनोविज्ञान या पॉजिटिव साइकोलॉजी आपको ये सिखाती है कि आप किसी मुद्दे से कितना जल्दी निकल पाते हैं, यानी कि लचीलापन वो होता है। तो ये जो है सकारात्मक मनोविज्ञान के एडवांटेज में आता है कि भाई मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, लचीलापन जीवन में बढ़ाता है, संबंधों में सुधार लाता है, आत्मसम्मान को बढ़ाता है पॉजिटिव साइकोलॉजी, आशावाद को प्रभाव मतलब प्रोत्साहित करता है कि भाई मिलेगा मिलेगा, अभी नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। एक एक आग आपके मन में रहती है, एक आशा बनी रहती है कि भाई आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। ये होती पॉजिटिव साइकोलॉजी। उत्पादकता बढ़ाती, मतलब कि अध्ययनों से पता चला है कि अधिक खुश, अधिक सकारात्मक लोग काम पर अधिक उत्पादक होते हैं, और जिससे करियर में बेहतर परिणाम निकलते हैं। वो अपने काम को मतलब बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से उत्पादकता भी बढ़ती है। पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के जीवन में। तो सकारात्मक मनोविज्ञान यही होता है। दूसरा क्वेश्चन, सकारात्मक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। पीटरसन बड़े अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि सकारात्मक मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन होता है। कैसा वैज्ञानिक अध्ययन होता है? जो जीवन को सबसे अधिक जीने के योग्य बनाता है। जीवन को सबसे अधिक जीने के योग्य बनाता है, ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है सकारात्मक मनोविज्ञान। ये पीटरसन महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसकी बात की जाए तो सकारात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत 1998 ईस्वी में मनोविज्ञान के नए डोमेन के रूप में शुरू किया गया था, जब मार्टिन सेलिगमैन ने इसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के लिए एक थीम के रूप में चुना था। यह पिछली प्रथाओं के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है जो मानसिक बीमारी पर ध्यान केंद्रित करती है, और कुत्सित व्यवहार, जो कुत्सित व्यवहार होते हैं वो, और जो नकारात्मक सोच होती है, जो निगेटिव विचार होते हैं, उनके खिलाफ कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है,
तथा सकारात्मक व्यवहारों यानी जो पॉजिटिव जो बिहेवियर्स होते हैं उनके निर्माण पर बल देती है सकारात्मक मनोविज्ञान। तो ये होती है आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसकी शुरुआत होती है 1998 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, मतलब पूछा जा सकता है कि मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार सकारात्मक मनोविज्ञान के लक्ष्य बताइए। सेलिगमैन, मैंने आपको बताया, मार्टिन सेलिगमैन जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार सकारात्मक मनोविज्ञान यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी के लक्ष्य बताएं। गोल्स इसके क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, क्या लक्ष्य बना करके काम करता है। पहली बात, मनोविज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र पर पुनः ध्यान केंद्रित करना पहला लक्ष्य होता है। दूसरा लक्ष्य होता है इसका, मनोविज्ञान के कई अलग अलग क्षेत्रों में प्रस्तुत जो सकारात्मक मनोविज्ञान के तत्व हैं उनको खोजना। शारीरिक मनोविज्ञान से लेकर के नैदानिक मनोविज्ञान तक सभी क्षेत्रों में एक प्रकार से जांच परख करना। इसके अलावा मनोविज्ञान के अनुशासन के भीतर संतुलन पुनः स्थापित करना, जो नकारात्मक पहलुओं पर अधिक मतलब बहुत अधिक केंद्रित था, उस पर एक प्रकार से उसको एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे नेगलेक्ट करना, जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको हटाना और जो पॉजिटिव पॉइंट है उन पर एक प्रकार से उनको आगे बढ़ाना, ये सकारात्मक मनोविज्ञान होता है। कुल मिलाकर के सकारात्मक मनोविज्ञान जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक एक क्या बोलते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति किसी दिक्कत में हो या नेगेटिव पॉइंट्स या नेगेटिव विचार उसके इर्द गिर्द घूम रहे हो, तो उसके लिए एक कैप्सूल की भांति काम कर सकता है पॉजिटिव साइकोलॉजी। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, सकारात्मक मनोविज्ञान किन 3 समय बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पहला है अतीत पर ध्यान केंद्रित करता है, दूसरा वर्तमान पर और तीसरा भविष्य पर। तीनों पर ध्यान केंद्रित करता है सकारात्मक मनोविज्ञान। तो इन 3 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है सकारात्मक मनोविज्ञान। पांचवा प्रश्न देखेंगे, सकारात्मक मनोविज्ञान की 2 मान्यताएं बताइए। पहली मान्यता सकारात्मक मनोविज्ञान की ये है कि सकारात्मक मनोविज्ञान की प्रमुख मान्यता यह है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र असंतुलित हो गया है, पहली मान्यता। दूसरी मान्यता ये कि मनुष्य में अच्छाई की क्षमता होती है और हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ये 2 मान्यताएं हैं सकारात्मक मनोविज्ञान की। इसी पर आगे बढ़ता है मनोविज्ञान। अगला प्रश्न 6 नंबर, सेलिगमैन ने कल्याण के कितने स्तंभ बताए हैं। तो सेलिगमैन ने कल्याण के 5 स्तंभ बताए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। किसने? सेलिगमैन ने। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, परमा मॉडल में कल्याण के कौन कौन से तत्व शामिल किए गए हैं। परमा मॉडल में 5 तत्व शामिल किए गए हैं, उनमें से सकारात्मक भावना पहली बात, यानी पॉजिटिव आपकी इमोशन होने चाहिए। वचनबद्धता बिल्कुल ठीक है। रिश्ते, अर्थ और उपलब्धियां, ये सब जो है कल्याण के तत्व में शामिल हैं परमा मॉडल में, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 लाभ कौन कौन से होते हैं। पहला लाभ होता है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ होता है लचीलापन बढ़ाता है सकारात्मक मनोविज्ञान। तीसरा संबंधों में सुधार करता है। तो ये कई लाभ मैंने आपको बताए। तो ये आपका होता है क्या, सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 लाभ, ये बात ध्यान रखेंगे। सकारात्मक कुल मिलाकर के सकारात्मक मनोविज्ञान 3 बिंदुओं पर क्या ध्यान केंद्रित करता है, 3 बिंदुओं पर सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत में कल्याण, संतोष तथा संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान की खुशी, प्रवाह के अनुभव और अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित होना। भविष्य आशावाद एवं आशा सहित अन्य अवधारणाओं पर केंद्रित होता है, ताकि भविष्य में जो कुछ चीज़ें मिले वो चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 8वां मतलब 9वां प्रश्न है, परमा मॉडल किसने प्रतिपादित किया है। तो परमा मॉडल को किसने प्रतिपादित किया, मार्टिन सेलिगमैन ने प्रतिपादित किया है, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, सेलिगमैन ने सुखी जीवन का क्या सिद्धांत बताया है। तो सुखी जीवन का सिद्धांत सेलिगमैन ने बताया कि सुखद जीवन पहला, दूसरा सार्थक जीवन, तीसरा वचनबद्ध जीवन। सुखद जीवन होगा तो सार्थक जीवन होगा, सार्थक जीवन होगा तो वचनबद्ध जीवन आपका बिल्कुल होगा। और सार्थक जीवन तभी होगा जब आप वचनबद्ध होंगे। 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आधुनिक सकारात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। मार्टिन सेलिगमैन को वर्तमान समय में आधुनिक सकारात्मक मनोविज्ञान का पिता यानी जनक या फादर बोला जाता है। आगे देखेंगे, 12वां प्रश्न है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में 2021 में किसे अकादमिक प्रभावकार के रूप में नामित किया गया। तो मार्क एस एलन को नामित किया गया
अकादमिक प्रभावकार के रूप में, ठीक है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में 2021 में। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, द स्ट्रेंथ स्विच पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रेंथ स्विच पुस्तक के लेखक हैं ली वाटर्स। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में सुख क्या है? भारतीय दर्शन में सुख जो होता है, आनंद, मोक्ष और निर्वाण। मोक्ष मतलब जीवन के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, वो भी एक सुख है। आनंद तो आप सभी लोग भोगते हैं, आप जानते होंगे, तो वही निर्वाण भी मोक्ष ही होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि हम वह करें जो हमारे लिए अच्छा है? अरस्तु ने कहा कि हम वह करें जो हमारे लिए अच्छा है। ये ना देखें कि भाई जो है दुनिया, जो मैं कर रहा हूँ उसी में दुनिया खुश है कि नहीं खुश है। आप अगर खुश हैं तो बिल्कुल ठीक है, वो काम अच्छा है। हालांकि ऐसे भी काम न करें जिससे केवल आप ही खुश हों और आपके आरी पड़ोस या आपके परिवार और आपका समाज उससे दुखी हो, ऐसा भी कार्य नहीं करना चाहिए। 16वां नंबर प्रश्न है, फ्रेडरिक्सन ने संवेग के कितने रूप बताए हैं? तो फ्रेडरिक्सन महोदय ने संवेग के 10 रूप बताए हैं। संवेग मतलब इमोशन के 10 रूप बताए हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है खुशी, ये भी इमोशन है। कृतज्ञता, ये भी इमोशन है। शांति, चौथा है आपका रुचि, पांचवा है आशा, छठवा है गौर अनुभूति यानी गौरानुभूति, आपका सातवां है मनोरंजन, आठवां है प्रेरणा, नौवां है विस्मय और 10वां है प्रेम। ये 10 रूप किसने बताए? फ्रेड रिक्सन महोदय ने बताया है। संवेग के 10 रूप होते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों की बात की गई है। पहला दुख, दूसरा दुख निरोध, तीसरा दुख समुदाय और चौथा दुख निरोध मार्ग, ठीक है। तो ये है आपके 4 आर्य सत्य जो कि बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। बुद्ध ने निर्वाण के लिए कौन सा मार्ग बताया है? निर्वाण माने मोक्ष के लिए, तो बुद्ध ने निर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात करी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ होता है? सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सही ज्ञान को देखना, भले बुरे का अंतर समझना, इसका मतलब होता है सम्यक दृष्टि, ठीक है। अगला प्रश्न, सम्यक संकल्प क्या होता है? सम्यक संकल्प का क्या अर्थ है? तो शुभ कर्मों के आचरण का संकल्प लेना ही सम्यक आचरण होता है, सॉरी सम्यक संकल्प होता है। शुभ कर्मों को, अच्छे कर्मों का आचरण करना, ये होता है आपका सम्यक संकल्प। सम्यक वाक्य क्या है? सम्यक वाक्य की अगर बात की जाए तो इसका क्या अर्थ है? वाणी पर नियंत्रण होना, वचन की पवित्रता का होना, मतलब कि अप्रिय और असत्य ना बोलना, वो होता है सम्यक वाक्य। आगे देखेंगे, सम्यक कार्यांत क्या होता है? सम्यक कार्यांत की बात की जाए तो उचित कर्म करना, अच्छे कर्म करना जिससे किसी को हानि ना हो, जैसे अहिंसा, आस्तेय और इंद्रिय संयम, ये सब सम्यक कार्यांत हैं, ठीक है। इसके अलावा सम्यक आजीविका की अगर बात की जाए तो ये, अगर बात की जाए सम्यक आजीविका की, तो वो क्या होता है? सम्यक आजीविका छल प्रपंच, धोखा, चालाकी, ये सब जो काम है गलत काम, इसको छोड़ करके शुद्ध और पवित्र भाव से जीविका का अर्जन करना चाहिए। छल प्रपंच से, धोखे से, चालाकी से धन का अर्जन भी नहीं करना चाहिए। तो ये है सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम की अगर बात की जाए तो सम्यक व्यायाम का मतलब क्या होता है? सम्यक व्यायाम का मतलब होता है मन में अच्छे अच्छे विचारों को स्थान देना, सद्वृत्तियों की ओर उन्मुख होना, बुरी भावनाओं और बुरे विचारों का परित्याग करना, खत्म करना उनको। सम्यक स्मृति की अगर बात की जाए तो सम्यक स्मृति का मतलब होता है मन के विक्षेपों को त्यागना। इसके अलावा मन की एकाग्रता को बनाए रखना, ये होता है आपका सम्यक स्मृति। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो महात्मा बुद्ध ने क्या बताया था, महात्मा बुद्ध का जो ये था, क्या बोलते हैं, मतलब आर्य सत्य थे जो उनके 4, उसमें आपने तमाम प्रकार के आर्य सत्यों के बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया, तो ये सब आप रख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने आर्य सत्यानुपात, आर्य संकल्प, आर्यवाच और आर्य कर्मांत, ये सब चीजें बताई। आगे देखेंगे, समय की स्मृति तो हो ही गई कि मन के विक्षेपों को त्यागना, मन की एकाग्रता को बनाए रखना, ये होता है समय की स्मृति। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, बौद्ध धर्म में सचेतना से क्या तात्पर्य होता है? तो बौद्ध धर्म में सचेतना एक सामरिक गुण है जिसका अर्थ होता है सच्चे मन से जागरूक या सत्य अनुभव करना। सचेतना बौद्ध धर्म में एक मानसिक स्थिति को दर्शाती है जहाँ व्यक्ति अपने वर्तमान क्षणों में जीने की एकाग्रता और पूर्णता
दोनों के साथ शामिल होता है। ये होती है सचेतना या जागरूकता, ठीक है? ये मानसिक स्थिति होती है एक प्रकार की, जो व्यक्ति अपने वर्तमान क्षणों में जीने की एकाग्रता और पूर्णता के साथ शामिल होता है। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बौद्ध धर्म में सचेतना के विकास के लिए कौन से मार्ग बताए गए हैं? तो बौद्ध धर्म के लिए सचेतना मतलब बौद्ध धर्म में सचेतना के लिए आर्य सत्यानुपात, आर्य संकल्प, आर्य रिवाज और आर्य कर्मांत की बात करी गई है। 28 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने दुख का कारण खोजने के लिए किसका प्रतिपादन किया? दुख की खोज करने के लिए बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, द्वादश निदान की कड़ियां हैं 12। द्वादश निदान की कितनी कड़ियां हैं? 12 कड़ियां हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? सचेतना की अगर बात की जाए तो इसका महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वर्तमान क्षण में जीना, मानसिक शांति, जीवन में की गहराई को समझना, दूसरों के साथ संवेदनशीलता, ये सब संवेदना या सचेतना के आयाम होते हैं, मतलब कि महत्व होते हैं। प्रयास रहित होना, निर्णयात्मक नहीं होना, स्वीकृति, धैर्य, भरोसा, खुलापन, जाने देना, विनम्रता, उदारता, कोमलता, करुणा, विचारशील, ये सब आपके कृतज्ञता, समानुभूति, यही सब हैं, ठीक है? तो ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके सचेतना के आयाम, सचेतना का महत्व है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध धर्म का आधार कौन सा है? त्रिपिटक जो है ये आरंभिक बौद्ध धर्म का आधार है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आशा क्या है? आशा की अगर बात की जाए, आशा क्या है? होप किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ होप? आशा की अगर बात की जाए तो आशा को एक ऐसी अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मात्र अपेक्षा से अधिक भावात्मक घटक का सुझाव देती है, और इसे एक सचेतन और अचेतन प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। आशा को, आशा मन की एक आशावादी स्थिति होती है जो किसी के जीवन या दुनिया में बड़े पैमाने पर घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा पर एक क्रिया के रूप में आधारित होती है, और इसकी परिभाषाओं में शामिल है विश्वास के साथ अपेक्षा करें और प्रत्याशा के साथ इस इच्छा को संजोना, ये आशा होती है। आशा की अगर बात करें, आशा नकारात्मक परिस्थितियों में घटित होती है। यह निश्चय ही संज्ञानात्मक है, तथापि इसमें भावात्मक गुण पाया जाता है आशा में, जो भविष्य के परिणाम को ध्यान में रख करके कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि भविष्य में आपको ये मिलेगा, इसके लिए आप अभी काम करो, ठीक है? यानी कि आपको मतलब कि मोटिवेट किया जाता है आशा को लेकर के कि भाई आप अगर कार्य कर्म करोगे तभी आपको फल मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए मोटिवेट किसके लिए आप होते हैं? आशा जो होती है भविष्य में आपको ये मिलेगा, इसके लिए आपको कहना कि भाई भविष्य में आपको ये मिलेगा, इसके लिए आपको ये करना चाहिए। जैसे कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको आगे चल करके नौकरी मिलेगी, ये आपको आशा दी जाती है कि भाई आपको नौकरी मिलेगी, भविष्य में मिलेगी। अब आप आशा ये बना करके पढ़ाई करते हैं, तो एक प्रकार से प्रेरक या मोटिवेशन का काम भी आशा करती है, होप करती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है? तो हाउ कैन होप चेंज योर लाइफ? आशा आपके जीवन को किस तरह बदल दे सकती है? और बिल्कुल बदलती है। आशा हमें तब भी चलते रहने की अनुमति देती है जब हम हार मान लेते हैं, या हमें एक और दिन जीने और लड़ने का कारण देती है। यही कारण है कि हमें उन परिवारों को आशा प्रदान करने की आवश्यकता है जिनकी हम सेवा करते हैं। उन्हें यह महसूस करने में मदद करें कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ चीज़ें बेहतर होती हैं, बेहतर से और बेहतर होती हैं। अगर हम दृढ़ संकल्प, पक्की इरादा के साथ किसी मैदान में उतरते हैं तो कर हर मैदान फतेह वाला जो गाना है वो बिल्कुल सटीक बैठता है उस मुद्दे पर। तो आशा का मापन भी किया जाता है, आशा को मापने की इकाई भी है। आशा मापन स्केल पर 4 से 8 जो है बहुत कम आशा, यानी कि वेरी लो होपफुल माना जाता है। 9 से 12 अगर आशा का मपनी पे आता है वो, तो वो थोड़ा आशा मान सकते, थोड़ी आशा। 13 से 16 तो मध्यम आशा माना जाता है, और 17 से अगर 24 आ गया तो उच्च आशा मानी जाती है, हाईली होपफुल। तो इस प्रकार से आशा के मापक को दो भागों में बांटा जाता है, एक एजेंसी यानी कि लक्ष्य निर्देशित ऊर्जा, और एक पाथवे यानी कि जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना है आपकी। तो इन सभी के हिसाब से आशा का मापन किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आशा मापन का स्केल होता है, उसमें टेस्ट होता है।
कई चीज़ें हैं, इसके बारे में चर्चा हम करते रहेंगे। हालांकि आगे बढ़ते हैं। आशा को परिभाषित करें। आशा यहाँ पर कोई लड़की का नाम नहीं है, ये बात मत ध्यान रखेंगे। आशा मतलब होप, ठीक है, भविष्य में कुछ आपको मिलने की इच्छा, एक ललक, एक आपको बताना कि भाई आपको ये चीज़ मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग आप जो है उस चीज़ को पाने के लिए काम करते रहते हैं। क्लियर। पेट्रोसिवा ब्रूनिक्स कहते हैं आशा की परिभाषा को देते हुए कि आशा एक बहुआयामी मानव गुण होता है। बहुआयामी एक मानव गुण होता है, ह्यूमन क्वालिटी होती है आशा। आशा एक पॉजिटिव इमोशन होता है, यानी कि सकारात्मक संवेग होता है आशा। होप, होप इज अ पॉजिटिव इमोशन जो क्या करता है, प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। प्रतिकूल मतलब कि ऐसी स्थिति कि जो अनुकूल ना हो, उसी को प्रतिकूल स्थिति कहते हैं। आशा प्रथम स्तर पर संज्ञानात्मक अनुभव होता है, इमोशनली एक अनुभव होता है, फीलिंग आती है। लेकिन इसमें निश्चय ही संवेग का अनुभव सम्मिलित रहता है जो भविष्य में प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुमान के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये पेट्रोसिवा ब्रूनिक्स का कथन है आशा की परिभाषा को देने में। आशा के दो प्रकार होते हैं, एक होती है मिथ्या आशा और एक होती है सामूहिक आशा। ठीक है। मिथ्या आशा क्या है? मिथ्या आशा को वास्तविकता की पहचान कराने में विकृतियों का परिणाम माना जाता है, तो ये मिथ्या आशा कहलाती है। सामूहिक आशा की बात करें तो सामूहिक आशा जो होती है, सामूहिक आशा लोगों या समुदायों के समूह की लक्ष्य निर्देशित चिंतन की सीमा को दर्शाती है, तो ये सामूहिक आशा होती है। आशा के दो लाभ बताइए। एक तो मानसिक स्थिरता इससे होती है कि भाई अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार प्रयासरत थे, आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो भी आपको आशा दी जाती कि भाई मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आने वाले समय में मिलेगी। तो ये मानसिक स्थिरता आपको प्रदान करती है, आपको प्रोत्साहित यानी प्रोत्साहन देती है, अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन का काम करती है आशा। तो ये इसके कई लाभ हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आशा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जीवन के लिए। आशा मानसिक स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी करती है, प्रोत्साहन या अभिप्रेरक का काम करती है, इससे स्वास्थ्य लाभ यानी कि हेल्थ प्रॉफिट होता है, समस्याओं का समाधान होता है। ठीक है। तो आशा के ये लाभ होते हैं, मनोवैज्ञानिक कल्याण होता है। तो मिथ्या आशा और ये आशा तो आपको समझ में अगर नहीं आई है, तो मिथ्या मतलब होता है झूठ या गलत, मतलब झूठी दिलासा या झूठा आशा एकदम से। तो क्या होता है कि जब अपेक्षाएं वास्तविकता के स्थान पर भ्रम पर आधारित होती हैं, जब तर्कहीन लक्ष्यों के हेतु प्रयास किया जाता है, तो उसी को मिथ्या आशा कहते हैं। रूल, और जब वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपर्याप्त दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, तो वो जो है आपका मिथ्या आशा होती है। जबकि सामूहिक आशा जो होती है, कलेक्टिव होप जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है कि जब बड़ी संख्या में लोग ऐसे लक्ष्य हेतु प्रयास करते हैं जिसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। सामूहिक आशा का संचालन जैसे पर्यावरण संरक्षण करना, स्वास्थ्य संवर्धन करना, सरकारी योजनाओं आदि सामान्य लक्ष्यों की दिशा में सामुदायिक प्रयासों में दिखाई देता है। ये सब होती है आपकी सामुदायिक आशा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। आशावाद क्या है? आशावाद की अगर बात की जाए तो आशावाद भविष्य में वांछनीय घटनाओं या चीज़ों के होने के प्रति संज्ञानात्मक प्रत्याशा होती है, ये होती है आशावाद। ठीक है। आशावाद के दो दृष्टिकोण बताएं, एक तो स्वावृत्ति आशावाद होती है और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है अवास्तविक आशावाद। स्वावृत्ति आशावाद और अवास्तविक आशावाद। आशावाद के दो लाभ क्या होते हैं? एक तो मनोवैज्ञानिक कल्याण और एक शैक्षणिक निष्पादन। ये दो जो है इसके क्या होते हैं, ये मतलब इसके दो लाभ होते हैं। अगला प्रश्न है आशा कैसी स्थिति है? आशा जो है वो संवेगात्मक स्थिति होती है। 41 नंबर प्रश्न है द यूनिक साइकोलॉजी ऑफ होप। ये एक लेख है, ये लेख है पेट्रोसिया ब्रूनिक्स का, बड़े जबरदस्त विद्वान ने है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 42 नंबर। आत्म प्रभाव उत्पादकता क्या है? आत्म प्रभाव उत्पादकता जो है एक मानसिक एवं भावात्मक गुण है
जो व्यक्ति की क्षमता की ओर संकेत करता है, और वह किस प्रकार से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकता है, ये आत्म प्रभाव उत्पादकता है। आत्म प्रभाव उत्पादकता जो है ये क्या है, जब एक मानसिक और भावात्मक गुण है, एक मेंटल एंड इमोशनल क्वालिटी होती है। आत्म प्रभाव उत्पादकता, ये बात ध्यान रखें, क्या होती है, एक मेंटल एंड इमोशनल क्वालिटी होती है, जो करती क्या है, व्यक्ति की जो इस क्षमता होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी ओर इंडिकेट करता है, यानी कि संकेत करता है। क्या, एक ऐसी मानसिक और भावात्मक क्वालिटी जो कि क्या करती है, या मानसिक या मतलब भावात्मक क्वालिटी जो व्यक्ति की क्षमता यानी कैपेसिटी की ओर इंडिकेट यानी संकेत करता है, वह किस प्रकार से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकता है, वो होती है उसकी प्रभाव उत्पादकता, आत्म प्रभाव उत्पादकता, कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हो सकता है, ठीक है, किस प्रकार सफल हो सकता है, इस बात की ओर संकेत करता है वो भावात्मक गुण, ठीक है, व्यक्ति की क्षमता की ओर इंडिकेट करता है। वो भावात्मक और मानसिक जो गुण होता है वही आत्म प्रभाव उत्पादकता होती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, स्व आत्म संप्रत्यय क्या है। स्व आत्म संप्रत्यय की अगर बात की है तो किसी व्यक्ति का स्व आत्म यानी कि सेल्फ जो होता है उसका, उस व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। व्यक्ति के स्व में यानी कि उसके सेल्फ में शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, चेतन आप सभी को पता है, अचेतन यानी कि चेतना अवस्था मतलब कि जब आप मतलब एकदम से अपने चुस्त दुरुस्त अपने मानसिक स्थिति में ठीक ठाक मानसिक स्थिति है। अचेतन मतलब कि जब आप उच्च मतलब कि ठीक ठाक मन से नहीं है। अचेतन, चेतन, शारीरिक मानसिक गुण एवं विशेषताएं सम्मिलित होती हैं, तो वो आपकी स्व या आत्म होता है, ठीक है, यानी कि उसका आपका सेल्फ होता है जब आप खुद जो है हर एक चीज आपका मतलब कि ठीक ठाक होता है स्थिति। 44 नंबर, आत्म प्रभाव उत्पादकता के दो स्रोत बताएं। एक तो निष्पादन उपलब्धि और एक प्रतिस्थानिक अनुभव, ये दो स्रोत होते हैं जहां से आत्म प्रभाव उत्पादकता उत्पन्न होती है। क्लियर। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आत्म प्रभाव उत्पादकता शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आत्म प्रभाव उत्पादकता जो शब्द है, ये शब्द अल्बर्ट बैंडुरा के द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1977 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। 46 नंबर है, प्रश्न क्या है, प्रश्न कृतज्ञता की अवधारणा स्पष्ट करें। कृतज्ञता क्या होती है। कृतज्ञता की बात की तो कृतज्ञता में किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति प्रशंसा का बोध, दूसरे व्यक्ति के प्रति उपकार का बोध और दूसरे के प्रति दयालुता के कार्य करने की अभिप्रेरणा जो है, ये सब शामिल होती कृतज्ञता में। कृतज्ञता को अंग्रेजी में ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटिट्यूड का मतलब सीधा सीधा होता है क्या, इसका मतलब होता है कि कृतज्ञता का अर्थ होता है कि अपने प्रति की हुई श्रेष्ठ या उत्कृष्ट सहायता के लिए श्रद्धावान होकर के दूसरे व्यक्ति के समक्ष सम्मान प्रदर्शन करना। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किसी न किसी सम्मानजनक शब्द का उपयोग किया जाता है दूसरों के लिए, तो कृतज्ञता वो होती है। कृतज्ञता चार प्रकार की होती है। एक व्यक्तिगत कृतज्ञता होती है, उस कृतज्ञता को संदर्भित करती है व्यक्तिगत कृतज्ञता। वैसे तो कृतज्ञता यहाँ पर तीन प्रकार है, यानी कि व्यक्तिगत कृतज्ञता और इसके अलावा व्यक्तिगत कृतज्ञता और विशेषक कृतज्ञता। एक और होती है अवस्था कृतज्ञता, यानी कि स्टेट ग्रेटिट्यूड, यानी कि ट्रांस पर्सनल ग्रेटिट्यूड, पर्सनल ग्रेटिट्यूड, ट्रेट ग्रेटिट्यूड एंड स्टेट ग्रेटिट्यूड। क्या है ये। व्यक्तिगत कृतज्ञता की बात की जाए तो उस कृतज्ञता को संदर्भित करता है व्यक्तिगत कृतज्ञता जो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदान की गई मनोवैज्ञानिक या उपकारी सहायता के लिए व्यक्त किया जाता है, कि अगर आपको कोई सहायता दिया है और उसके बाद में आप उसके बदले में उसके ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। दूसरा व्यक्तितीत कृतज्ञता जो होती है, यह कृतज्ञता व्यक्ति से आगे निकल जाती है। यह कृतज्ञता संदर्भित है जो उच्च शक्ति, भगवान या जीवन के प्रति महसूस और व्यक्त किया जाता है कि हे भगवान, आपने हमको यह जीवन दिया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, जीवन भर ऋणी रहूंगा। तो इस तरीके से
आप जो प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपने हमको इतना अच्छा जीवन दिया, हमको इतनी सुंदर-सुंदर आँखें दी, इतने सुंदर-सुंदर हमको चेहरा दिया, ये सब आप जो व्यक्त करते हैं, हालाँकि आप व्यक्त करते हैं कि नहीं करते हैं, आप पे डिपेंड है। लेकिन ये कृतज्ञता होती है मतलब कि व्यक्तितीत मतलब कृतज्ञता के व्यक्ति से ऊपर। तीसरी होती है विशेषक कृतज्ञता, यानी कि ट्रेट ग्रेटिट्यूड। ट्रेट ग्रेटिट्यूड वह होता है जिसे व्यक्ति कृतज्ञता के चरित्र सामर्थ्य के रूप में संदर्भित करते हैं। इसमें कृतज्ञता का स्थिर, दीर्घकालिक, निरंतर दृष्टिकोण और दैनिक व्यवहार शामिल होता है। इसमें अवस्था कृतज्ञता की बात की जाए, स्टेट ग्रेटिट्यूड की, तो कृतज्ञता की क्षणिक भावनाओं को संदर्भित करना जिसका व्यक्ति विशिष्ट परिस्थितियों में प्रत्युत्तर में अनुभव करता है। किसी सिचुएशन में पड़ गए तो बोल दिए, तो वो होता है आपका कृतज्ञता। कृतज्ञता के 3 चरण होते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट महोदय ने कहा कि 3 चरण होते हैं। अच्छे शोधकर्ता हैं कृतज्ञता पर, उन्हें अच्छा गहरा शोध है उनका, डॉक्टर रॉबर्ट का। उन्होंने कहा कि यह पहचानना, पहली बात कि यह पहचानना कि हम किसके लिए कृतज्ञ हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसे स्वीकार करना कि हम किसके लिए कृतज्ञ हैं। तीसरी बात, इसकी सराहना करना कि हम कृतज्ञ क्यों हैं। दूसरे शब्दों में प्रशंसा अंतिम घटक है और आभार प्रक्रिया में अंतिम चरण है। कृतज्ञ होना क्यों जरूरी है? व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट टू बी ग्रेटफुल? सकारात्मक मनोविज्ञान अनुसंधान में कृतज्ञता दृढ़ता से और लगातार अधिक खुशी से जुड़ी हुई भावना है। आभार लोगों को अधिक सकारात्मक भावनाओं को महसूस करने, अच्छे अनुभवों का आनंद लेने, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने, विपरीत परिस्थितियों में निपटने और मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है कृतज्ञता। ठीक है कि मैं जीवन भर आप के प्रति कृतज्ञ रहूंगा, ऋणी रहूंगा। देखिए, व्यक्तिगत कृतज्ञता से क्या आशय है? व्यक्तिगत कृतज्ञता उस कृतज्ञता को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदान की गई मनोवैज्ञानिक या उप सहकारी या उपकारी सहायता के लिए व्यक्त किया जाता है, कि आपको कोई सहायता किसी व्यक्ति ने दिया है उसके मामले में। व्यक्तितीत कृतज्ञता, यह कृतज्ञता व्यक्ति से आगे निकल जाती है, उच्च शक्ति, भगवान या जीवन के प्रति अनुभव को व्यक्त करता है। विशेषक कृतज्ञता की अगर बात करें तो यह कृतज्ञता जिसे व्यक्ति कृतज्ञता के चरित्र सामर्थ्य के रूप में संदर्भित करता है। इसमें कृतज्ञता का स्थिर, दीर्घकालिक, लंबे समय तक, निरंतर दृष्टिकोण और दैनिक व्यवहार में शामिल होता है। ये होता है विशेषक कृतज्ञता। अवर्षा कृतज्ञता मैंने आपको बताया था, यह कृतज्ञता की क्षणिक भावनाओं को संदर्भित करता है, कम समय के लिए, जिसका व्यक्ति विशिष्ट परिस्थितियों में प्रत्युत्तर में अनुभव करता है कि हम आपके ऋणी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। 12वां प्रश्न, कृतज्ञता के 3 प्रभाव बताएं। 3 प्रभाव कृतज्ञता का क्या क्या होता है? पहला होता है कुशल क्षेम भाव वृद्धि, दूसरा सबल आत्म नियंत्रण और चौथा उच्च आशावादिता। ये कृतज्ञता के 3 प्रभाव होते हैं। 53 नंबर है, कृतज्ञता का मापन कैसे किया जाता है? कृतज्ञता का मापन 3 तरह से किया जाता है। पहला, कृतज्ञता विशेषता पैमाना से के द्वारा। दूसरा, कृतज्ञता आक्रोश और प्रशंसा परीक्षण के द्वारा। तीसरा, कृतज्ञता प्रश्नावली के द्वारा। ये 3 विधियां हैं कृतज्ञता को मापने की। 54 नंबर प्रश्न है, सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई 4 संज्ञानात्मक अनुभूतियां बताइए। 4 संज्ञानात्मक अनुभूतियां बताइए सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई। पहली है कृतज्ञता, दूसरी है क्षमाशीलता, तीसरी है समानुभूति और चौथा है करुणा। ठीक है, समानुभूति क्या है? इम्पैथी जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इम्पैथी। इम्पैथी की अगर बात करें तो उसी को समानुभूति या कहीं कहीं पर सहानुभूति आप मिलते हैं। तो समानुभूति का तात्पर्य होता है दूसरा जैसा महसूस कर रहा है वैसा ही महसूस करना, वो सहानुभूति या समानुभूति होती है। इसके लिए स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रख करके सोचना पड़ता है कि इस समय मैं अगर उसकी सिचुएशन पर होता तो मैं क्या रिएक्ट करता। तो समानुभूति में हम दूसरे व्यक्ति के दुख को पहचान करके उसकी मदद करने की सोचते हैं। हमारा स्वयं दुखी होना जरूरी नहीं है इसमें। जैसे आप दुखी हो, आपके दुख में अब मैं भी दुखी हो जाऊं, ये जरूरी नहीं है समानुभूति में। हाँ, मैं आपके दुख को समझूं, मैं समझूं कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मुझे कैसा दुख होता ये मुझे पता हो, और फिर भी मैं आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूं कि भाई चलो हो गया कोई बात नहीं, अब आगे की सोचते हैं। जैसे कि सहानुभूति आप देखते हैं जब किसी के यहाँ लोग मर जाते हैं तो लोग जाते हैं और कहते हैं मतलब कि अरे तमाम सारी बातें होती है, उसके बाद में फिर कहते हैं अरे ये तो लिखा था, मौत आ रही ऐसे मर गए, कई चीज़ बताते हैं। तो ये सब आपकी समानुभूति के अकॉर्डिंग कही जाती हैं।
तो ये सब समानुभूति या सहानुभूति होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होती है सहानुभूति आपकी, और अगली है आपकी करुणा। ठीक है, करुणा को क्या बोलते हैं? कंपैशन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, कंपैशन बोलते हैं। करुणा का आशय होता है कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से जो उनकी कमजोर स्थिति को समझने तथा उनके प्रति समानुभूति या सहानुभूति चिंता रखने में उत्पन्न होती है, और यह भावना व्यक्ति को दुखी व्यक्ति की सहायता करने हेतु प्रेरित करती है। मतलब कि करुणा समानुभूति से भी बढ़ करके होती है, और यह न केवल दुखी व्यक्ति की तकलीफ को समझने में हमारी सहायता करती है, बल्कि उसके दुख को दूर करने के लिए हमको मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। आगे देखें, क्षमाशीलता के 3 प्रकार बताएं। क्षमाशीलता के 3 प्रकार की अगर बात की जाए, क्षमाशीलता के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, फटाफट से आप बताएंगे। क्षमाशीलता के 3 प्रकार बताएं भाई फटाफट से। क्षमाशीलता के 3 प्रकार, पहला होता है अपरिपक्व तत्क्षणिक क्षमाशीलता, दूसरा बाधित क्षमाशीलता, तीसरा होता है सशर्त क्षमाशीलता। जब किसी शर्त को रख करके आपको मैंने क्षमा किया, चलो माफ किया, कोई शर्त रख करके किसी सिचुएशन में आप पढ़े, चलो मैं तेरे को माफ किया, ठीक है, और एक अपरिपक्व तत्क्षणिक मतलब तुरंत आपने क्षमा कर दिया, तो ये सब होती है। क्षमाशीलता के लिए 3 योग्यताएं बताएं। बढ़िया प्रश्न है। क्षमाशीलता के लिए 3 योग्यताएं, पहली है संवेगात्मक नियमन, दूसरी है स्वीकृति, तीसरी है परानुभूति और करुणा। ये होती क्षमाशीलता की 3 योग्यताएं, संवेगात्मक नियमन, स्वीकृति, परानुभूति और करुणा। अगर ये सब होंगी तो क्षमाशीलता आप क्षमाशील व्यक्ति होंगे। 57 नंबर प्रश्न है, समानुभूति से क्या आशय है? समानुभूति या सहानुभूति बात एक ही है। समानुभूति का शाब्दिक अर्थ है समान अनुभूति। यह व्यक्ति की वह गहरी भावात्मक समझ होती है जिसमें वह स्वयं को दूसरों की स्थिति में जोड़ करके उसकी मना स्थिति को समझने हेतु या समझते हुए समस्या के स्वरूप और उसकी गहनता का अनुभव करता है। ये होती है समानुभूति। समानुभूति की 2 विशेषताएं बताएं। समानुभूति की पहली विशेषता यह है कि इसमें दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं की, स्थितियों और आवश्यकताओं को समझने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दूसरी बात, इसमें दूसरों की भावना के प्रति संवेदनशील होकर के उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है। ये समानुभूति की विशेषता होती है। समानुभूति के 2 प्रकार बताएं। समानुभूति का पहला प्रकार है संज्ञानात्मक समानुभूति, दूसरा है भावात्मक समानुभूति। एक इमोशनली आप किसी दूसरे की चीज़ों को समझ पाते हैं, और एक आप अपने ज्ञान के दम पर यानी कि अपने संज्ञानात्मक के द्वारा, इस तरीके से ये होती है समानुभूति। आगे देखिएगा 60वां प्रश्न है, यानी कि 60 नंबर प्रश्न है, समानुभूति की माप कैसे की जाती है? पहला, वेलेस्तु इमोशनल एम्पैथी स्केल से की जाती है समानुभूति की माप। दूसरा, बहुआयामी भावात्मक समानुभूति स्केल से करी जाती है। तीसरा, समानुभूति गुणांक से। चौथा, बेसिक एम्पैथी स्केल से। तो ये 4 प्रकार होते हैं जो है समानुभूति की माप करने के। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आत्म जागरूकता के 2 प्रकार बताइए। आत्म जागरूकता के 2 प्रकार बताएं, बढ़िया प्रश्न है। तो पहला है आंतरिक आत्म जागरूकता और दूसरा है बाह्य आत्म जागरूकता। ये आत्म जागरूकता के 2 प्रकार हैं। आत्म जागरूकता है क्या वास्तव में? आत्म जागरूकता होने से हमें परिणामों को प्रभावित करने की शक्ति मिलती है, हमें बेहतर निर्णयकर्ता बनने में मदद करती है, ये हमें अधिक आत्मविश्वास देती है। आत्म जागरूकता को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जो होती है ये हमें चीज़ों को कई दृष्टिकोणों से, कई पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में मदद करती है हमारी, या हमें धारणाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त करती है कि भाई हमने किसी के लिए पहले से कोई धारणा, किसी के प्रति मैंने पहले से पूर्वाग्रह बना रखी है, तो वो सब नहीं बनता है अगर आप सेल्फ अवेयरनेस है आपके अंदर, आप आत्म जागरूक अगर हैं। आत्म जागरूकता कैसे विकसित करेंगे आप? हाउ टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस? कैसे? पहली बात, जब तक किसी को जरूरत ना हो तब तक उसकी मदद नहीं करना चाहिए। पहली बात, आत्म जागरूकता क्या है? जब तक किसी को जरूरत ना हो तब तक उसकी मदद नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। ये होता है सेल्फ जागरूकता या आत्म जागरूकता का दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र या तीसरा विकास, आप सेल्फ अवेयरनेस तभी बन पाएंगे जब जो करना है आज ही करना है, जब ये निर्णय कर लेंगे
तो उसके आगे कुछ नहीं करना, जो करना है आज ही करना है। चौथी बात, आत्म जागरूकता, आत्म मूल्यांकन सबसे पहले जरूरी होता है। सेल्फ का मूल्यांकन कर लें कि भाई आप कितने पानी में हैं, आप अपने आप को जान लें। सेल्फ जागरूकता में अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, आत्म मूल्यांकन कर लें। पांचवा, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। कभी भी ज़्यादा बोलने का प्रयास ना करें, जब ज़रूरत हो तभी बोलें, फर्जी ना बोलें। आप ज़्यादा बकैती करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपके मुंह से गलत सलत भी निकल सकता है। अगर बोलेंगे ही नहीं, शांत मारे के रखेंगे तो लोग समझेंगे बड़ा ज्ञानी आदमी है भाई। तो जो कम बोलता है वो ज्ञानी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा बोलने वाले मूर्ख भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर समय से या समय पर वही चीज़ बोली जाए तो वो ज्ञानी होते हैं, अगर बिना समय बोले तो वही मूर्ख कहलाते हैं। अगली बात, अपने ज्ञान को बांटना चाहिए जरूरतमंदों को। सातवीं बात, अपनी सीमा का निर्धारण स्वयं करना चाहिए कि हमारी सीमा यानी हमारी लिमिट क्या है, अपने लिमिटेशन को खुद जानना चाहिए। तो सेल्फ जागरूकता, अगर ये चीज़ आप करेंगे तभी आपके अंदर डेवलप होगी। तो ये है आत्म जागरूकता के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता या आंतरिक आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? आंतरिक आत्म जागरूकता व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे भावनाएं, इमोशंस, अनुभूतियाँ, आकांक्षाएं, प्रतिक्रियाएं, ये हमारी आंतरिक भावनाओं में शामिल होती हैं। तो ये आंतरिक आत्म जागरूकता होती हैं। बाह्य आत्म जागरूकता की अगर बात करें तो बाह्य आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? बाह्य आत्म जागरूकता की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ यह है कि अन्य लोगों के द्वारा हमारे मूल्यों, आकांक्षाओं आदि का जिस रूप में अनुभव कर रहे हैं और दूसरे व्यक्तियों के को हमारे बारे में अनुभव हमें किस रूप में ज्ञात होता है। जिन लोगों में बाह्य जागरूकता उच्च स्तरीय होती है उनमें समानुभूति पाई जाती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आत्म जागरूकता की अगर बात की जाए तो आत्म जागरूकता जो है इससे बड़ा लाभ होता है। पहला लाभ तो ये होता है कि आत्म जागरूकता एक व्यक्ति को अपने चरित्र की ताकत और कमजोरियों की कद्र करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्म जागरूक होने से खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आत्म जागरूकता दूसरों के प्रति सहानुभूति सुनिश्चित करती है। आत्म जागरूकता न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी समझने में हमारी मदद करती है। इसके साथ ही साथ हमें परिणामों को प्रभावित करने की शक्ति जो होती है वो भी आत्म जागरूकता प्रदान करती है। आत्म जागरूक होने से न केवल एक मजबूत चिकित्सकीय संबंध बनाने में मदद मिलती है बल्कि एक सामान्य व्यक्ति को अधिक सुसंगत निर्णय लेने में सहायता होती है, जो समग्र कुशलता में योगदान देता है। तो आत्म जागरूकता से ये कई लाभ भी होते हैं। आगे देखिएगा, आत्म जागरूक मतलब कि अगला प्रश्न है, जोहारी विंडो टेस्ट कब प्रतिपादित किया गया? तो जोहारी विंडो टेस्ट जो प्रतिपादित किया गया था वो 1955 में प्रतिपादित किया गया था। आप तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आत्म जागरूकता की एक परिभाषा बताइए। आत्म जागरूकता की अगर बात करें तो आत्म जागरूकता का अर्थ स्वयं के संवेगों, क्षमताओं, कमियों, आवश्यकताओं, उत्प्रेरणाओं को गहराई के साथ समझना, यही आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न, जोहारी विंडो को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जोहारी विंडो को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जोहारी विंडो को कितने चतुर्थांश में बांटा गया है? 4 में, एक खुला कक्षा, अंधा कक्षा, छिपा कक्षा और अज्ञात कक्ष। जोहारी विंडो को कितने डिजाइन मतलब किसने डिजाइन किया है? जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंघम ने डिजाइन किया है जोहारी विंडो टेस्ट को। ये बात ध्यान रखेंगे। कितने चतुर्थांशों में है? 4 में, खुला कक्षा, अंधा कक्षा, छिपा कक्षा, अज्ञात कक्ष। ठीक है, आगे देखिएगा, 69 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति के स्व के कितने रूप होते हैं? व्यक्ति के सेल्फ के 2 रूप होते हैं, एक होता है वास्तविक स्व यानी कि रियल सेल्फ और एक होता है आदर्श स्व यानी कि आइडियल सेल्फ। तो रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ ये आपके 2 रूप होते हैं, किसके? स्व के, सेल्फ के। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आत्म जागरूकता किसे कहते हैं? आत्म जागरूकता एक व्यक्ति के लिए अपने चरित्र, भावनाओं, उद्देश्यों और इच्छाओं को सचेत रूप से जानने और समझने का एक तरीका होता है। आत्म जागरूकता के माध्यम से आप इन चीज़ों को जान पाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? तो ये होती है आत्म जागरूकता। अच्छा, आत्म जागरूकता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है
आपकी निजी आत्म जागरूकता और एक होती है सार्वजनिक आत्म जागरूकता। निजी आत्म जागरूकता की अगर बात की जाए तो किसी की आंतरिक स्थिति को नोटिस करने और प्रतिबिंबित करने में सक्षम होना निजी आत्म जागरूकता होती है। जैसे कि जोर से पढ़ने की आदत होने पर उसके विषय में चिंतित होना, ये निजी आत्म जागरूकता होती है। ठीक है, जब लोग अपने बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो दूसरों को पता नहीं होता है, ठीक है, तो वो होती है आत्म या निजी आत्म जागरूकता। जो दूसरी होती है सार्वजनिक आत्म जागरूकता, अगर उसकी बात की जाए तो सार्वजनिक आत्म जागरूकता तब होती है जब लोग इस बात से अवगत होते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं, तो ये होती है सार्वजनिक आत्म जागरूकता। क्लियर। अगला प्रश्न है आत्म जागरूकता बढ़ाने के 2 उपाय बताएं। तो पहली बात आत्म कल्याण का अभ्यास करें, दूसरी स्व देखभाल का अभ्यास करें। तो ये 2 काम करना चाहिए। आत्म जागरूकता विकसित कैसे करेंगे, इसके मैंने कई सारे पॉइंट भी आपको बताए थे कि जो करना है आज करना है। आत्म मूल्यांकन करना, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, अपने ज्ञान को बांटना, अपनी सीमा का निर्धारण स्वयं करना, जब तक किसी को जरूरत ना हो तब तक उसकी मदद नहीं करना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके आत्म जागरूकता को बढ़ाएंगे। 73 नंबर प्रश्न है आत्म जागरूक लोगों की 2 विशेषताएं बताएं। तो पहली है आत्म जागरूक लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं। दूसरी बात आत्म जागरूक लोगों में आत्म मूल्य और उच्च सफलता की दर पाई जाती है। 74 नंबर प्रश्न है आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए उस उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रम की आवश्यकता होती है। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्च स्व कब बढ़ता है, जब करुणा और समानुभूति या सहानुभूति बढ़ती है तो उच्च स्व बढ़ता है। ठीक है, उच्च स्व जो होता है, हाई सेल्फ जो होता है, तब बढ़ता है जब आपका करुणा और सहानुभूति बढ़ती है किसी के प्रति, तब। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, मैस्लो ने मानव अभिप्रेरणाओं के सिद्धांत को क्या कहा है। तो अभिप्रेरणा एक सकारात्मक सिद्धांत है, ये मैस्लो ने कहा है। अगला प्रश्न, मैस्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में कितनी मौलिक आवश्यकताओं का वर्णन किया है। तो 5 मौलिक आवश्यकताओं का वर्णन किया है, किसने, मैस्लो ने। किसके लिए, अभिप्रेरणा के लिए। ठीक है, पहला शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरा संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकताएं, पांचवा मतलब चौथा सम्मान की आवश्यकताएं, पांचवा आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। तो ये 5 अब मौलिक आवश्यकताएं होती हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत में। ये बात ध्यान रखिएगा, मास्लो महोदय ने ये चीज बताई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैस्लो के सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताएं। पहली विशेषता यह है कि मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार मानव की आवश्यकताएं उसके लिए अभिप्रेरक यानी मोटिवेटर का कार्य करती हैं और वह इनकी पूर्ति के लिए क्रियाशील रहता है, पहली बात। दूसरी विशेषता मैस्लो के सिद्धांत की यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति एक विशेष क्रम में होती है। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 79 नंबर प्रश्न है, मैस्लो के सिद्धांत की 2 कमियां बताइए। मैस्लो के सिद्धांत की 2 कमियां बताएं। तो पहली कमी यह है कि मैस्लो के द्वारा दिए गए आवश्यकता मॉडल के स्तरों को एक दूसरे से अलग करना कठिन है। दूसरी बात, मैस्लो के द्वारा आत्मसिद्धि व्यक्तियों के जो गुण बताए गए हैं उनसे सभी मनोवैज्ञानिक सहमत नहीं हैं। तो ये 2 कमियां रह गई हैं मैस्लो के सिद्धांत की, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 80 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अवलंबन क्या है। सामाजिक अवलंबन की अगर बात की है, क्या है बताएं। सामाजिक अवलंबन क्या है बताइएगा। सामाजिक अवलंबन हमारे भावात्मक और सामाजिक आवश्यकताएं जो होती हैं उनको पूरा करने में, समर्थन प्राप्त करने और अपनी पहचान और स्थिति को साझा करने का एक माध्यम होता है सामाजिक अवलंबन। सामाजिक अवलंबन के रूप बताएं। सामाजिक अवलंबन के 2 रूप होते हैं। पहला है व्यक्ति को प्राप्त हो रहा वास्तविक अवलंबन, दूसरा अवलंबन का वह रूप जिसका प्रत्यक्षण हो रहा है। ये 2 रूप होते हैं। अवलंबन के प्रकार बताएं। अवलंबन 4 प्रकार का होता है। एक होता है सांवेगिक अवलंबन, एक होता है नैमित्तिक अवलंबन, एक होता है सूचनात्मक अवलंबन, एक होता है मूल्यांकन। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है, सांवेगिक अवलंबन किस रूप में प्राप्त होता है।
सामवेगिक अवलंबन की अगर बात करें तो सामवेगिक अवलंबन प्रानुभूति, प्रेम, विश्वास और देखभाल के माध्यम से प्राप्त होता है। ये होता है सामवेगिक अवलंबन। अगला प्रश्न 84 नंबर, नैमित्तिक अवलंबन किस रूप में प्राप्त होता है? नैमित्तिक अवलंबन सहयोग और सहायता के रूप में प्राप्त होता है। 85 नंबर प्रश्न है, सूचनात्मक अवलंबन किस रूप में प्राप्त होता है? सूचनात्मक अवलंबन जो होता है ये जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाने वाला सुझाव, परामर्श, इसके रूप में जाना जाता है। तो सूचनात्मक अवलंबन मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करना, उनको सुझाव देना, परामर्श देना। नैमित्तिक अवलंबन सहयोग और सहायता के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सब हैं आपके अवलंबन के तरीके। 86 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन अवलंबन किस रूप में प्राप्त होता है? मूल्यांकन अवलंबन आत्म मूल्यांकन करने के रूप में प्राप्त होता है, स्व का मूल्यांकन करना। ठीक है। अगला प्रश्न, लगाव का संबंध किससे होता है? लगाव का संबंध सुरक्षा से, प्रेम से, संबद्धता की आवश्यकताओं के साथ होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, घनिष्ठ संबंधों की 3 विशेषताएं बताएं। पहला, विश्वास। घनिष्ठ संबंध अगर रखना किसी के साथ तो सबसे पहली बात आपके संबंध का पर विश्वास आपका जटिल होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। देखभाल, केयरिंग जरूरी है। पारस्परिक निर्भरता भी होनी चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो तब ज़्यादा बेटर होता है कि भाई जितना आप उसको चाह रहे हैं आप भी आपको भी वो उतना चाहे, तो फिर जो है ज़बरदस्त तरीके से संबंध घनिष्ठ होता है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। देखभाल एक दूसरे की करें और विश्वास एक दूसरे पर करें, जब करके तो जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है वो ज़्यादा देर तक चलता है, अच्छा चलता है। ठीक है। तो अगर आजकल की तरह रिलेशन हो कि भाई आज ठीक ठाक रिलेशन है, कल ख़त्म हो जाए, तो फिर वो रिलेशन जो होता है वो घनिष्ठ रिलेशन नहीं माना जाता है, तो वो केवल एक दूसरे टाइप का रिलेशन हो जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है, सेलिगमैन ने दुखद जीवन किसे कहा है? सेलिगमैन ने दुखद जीवन किसे कहा है? तो सॉरी, सुखद जीवन किसे कहा है? तो सेलिगमैन ने सुखद जीवन कहा है कि वह जीवन है सुखद जीवन जिसमें सकारात्मक संवेग, यानी जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उन्हीं के फीलिंग्स की प्रधानता होती है। यानी जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उनके फीलिंग्स की प्रधानता होती है, उसी को सुखद जीवन कहा जाता है, जहाँ पर सकारात्मक संवेगों के अनुभवों की प्रधानता होती। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न 92 नंबर देखेंगे, मार्टिन सेलिगमैन ने जीवन के कितने प्रकार बताए? मार्टिन सेलिगमैन ने जीवन के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो सुखद जीवन, एक अच्छा जीवन और एक सार्थक जीवन। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। मार्टिन सेलिगमैन की किताब है ऑथेंटिक हैप्पीनेस। ऑथेंटिक हैप्पीनेस 2002 में आई। 3 प्रकार के सुखी जीवन का सुझाव दिया इन्होंने। उसमें एक होता है प्रसन्न जीवन, द प्रेजेंट लाइफ, सॉरी प्लेजेंट लाइफ। एक होता है समुचित जीवन, गुड लाइफ, और एक होता है अर्थपूर्ण जीवन जिसको आप मीनिंगफुल लाइफ बोलते हैं, अर्थपूर्ण या सार्थक जीवन। तो ये 3 जीवन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हेडोनिक का क्या अर्थ होता है? हेडोनिक का क्या अर्थ होता है भाई, बताएं फटाफट से। हेडोनिक जो है यूनानी शब्द से ही बना है, जिसका मतलब होता है सुख, खुशी। हेडोनिक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, सुख। यानी शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि वह मत जो सुख को मानव जीवन का परम लक्ष्य समझता है या मानता है वो सुखवाद कहलाता है या हेडोनिक कहलाता है। 94 नंबर प्रश्न है, अस्थायी प्रसन्नता किससे प्राप्त होती है? तो अस्थायी प्रसन्नता केवल सार्थक जीवन से ही प्राप्त की जा सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे। यूडेमोनिक प्रसन्नता क्या है? यूडेमोनिक प्रसन्नता जीवन में गहरे बोध को दर्शाती, गहरे ज्ञान को दर्शाती है। प्रसन्नता के 2 दृष्टिकोण कौन कौन से बताएं? प्रसन्नता के 2 दृष्टिकोण, एक तो व्यक्तिगत कल्याण और एक मनोवैज्ञानिक कल्याण। ये प्रसन्नता के 2 दृष्टिकोण होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रसन्नता की अगर बात की जाए, खुशी की बात की जाए, तो व्यक्ति की आंतरिक खुशी अपने साथ की संतुष्टि होती है या संतुष्टि की भावना लाती है। इसके अलावा खुशी कोई
सीखने की चीज़ नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति से सीख सकता है खुशी को, या अनुभव करने की भावना होती खुशी। खुश रहने के लिए किसी का अमीर होना ज़रूरी नहीं होता है कि पैसा रुपया हो तभी व्यक्ति खुशी रहेगा। अब आप देखें, खुशी की अगर बात करें तो हालाँकि चर्चा नहीं करेंगे उस मुद्दे पर। अभी विवेक बिंद्रा जी आप देखें किस तरीके का मोटिवेशन देते हैं जीवन में लोगों को, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। संदीप माहेश्वरी जी, दोनों का विवाद आप लोग देख ही रहे होंगे। हालाँकि उस पर हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोग अपना पढ़ रहे हैं। तो खुश रहने के लिए आप ज़रूरी नहीं, उनके देखिए उनका जो फैमिली मैटर आप देखेंगे विवेक बिंद्रा जी का, आप देखिए उनका फैमिली किस तरीके से अपनी वाइफ के साथ खबरों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन दुनिया को ज्ञान देते हैं, दुनिया को मोटिवेट करते हैं, अच्छा खासा मोटिवेट करते हैं। जब वो स्टेज पर होते हैं तो आप देखेंगे कि उनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं होती है कि भई थोड़ा-सा ये है कि भई पारिवारिक टेंशन दिखाई पड़ता है। बहुत ज़बरदस्त मोटिवेटर हैं, मज़ा आ जाता है उनको सुनने में। उनकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब पर आप देखते हैं बहुत सारी पड़ी हुई हैं, मैं भी देखता हूँ कभी-कभी। तो ऐसे संदीप माहेश्वरी जी को आप देखेंगे, बड़े ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर वो भी रहे हैं। इतना अच्छा तरीके से बोलते हैं ना, मज़ा आता था उनको सुनने में, इतना मधुर बोलते हैं, वैसे दिखते भी ठीक-ठाक हैं वो। तो उनको सुनने का बड़ा मन करता है। तो फिर दोनों देखें कितने अच्छे, एक दोनों को दूसरे के शो पे आते-जाते भी थे, लेकिन फिर भी तो खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि भाई कोई व्यक्ति अमीर हो, अमीर व्यक्ति भी दुखी होता है, गरीब व्यक्ति भी दुखी होता है। खुशी हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन उत्पन्न करती है। खुशी से सकारात्मकता की भावना फैलाती है, या खुशी सकारात्मकता पॉजिटिविटी की भावना फैलाती है, हमारे चारों ओर खुशियाँ बिखेरती है। तो ये होती है खुशी, ठीक है। अगर आप लाभान्वित अचानक से लाभान्वित हो जाएं तो आपको खुशी होगी। आप किसी समस्या में पड़े हैं, समस्या का समाधान हो जाए, आप खुश हो जाओगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो आप खुश हो जाओगे। अपने दिन रात के जीवन की गतिविधियों को अपनी इच्छाओं के अनुकूल बना लेना, आप जो चाहते हैं आपको मिल जाए तो आप खुशी हो जाएंगे। आप कोई मनोरंजन कार्यक्रम देख रहे हैं, दिलचस्प है वो, तो उसको देखने पर खुशी हो जाती है। कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, खुशी मिलती है। आगे देखें, व्यक्ति परख कल्याण की 3 विशेषताएं बताएं। सकारात्मक भाव दशा की मौजूदगी, दूसरी नकारात्मक भाव दशा की गैर मौजूदगी, व्यापक जीवन संतुष्टि। इससे क्या होता है, ये कल्याण की 3 विशेषताएं, व्यक्ति खुशी रहेगा इसमें। 98 नंबर प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक कल्याण की 3 विशेषताएं बताएं। पहला है नियंत्रण या स्वायत्तता का बोध, दूसरा अपनेपन की भावना, तीसरा सामाजिक योगदान। ये मनोवैज्ञानिक कल्याण की 3 विशेषताएं हैं। 99 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सकारात्मक संवेग क्या होते हैं। सकारात्मक संवेग जैसे कि खुशी, स्नेह, प्रेम, आशा, कृतज्ञता, दया, गरिमा, प्रसन्नता, रुचि से जुड़े हुए जो संवेग हैं, यही सब सकारात्मक संवेग होते हैं। सकारात्मक संवेगों के निर्माण की 3 रणनीतियां बताएं। पहली रणनीति, आप जिन लोगों से प्राप्त मतलब जिन जिन लोगों से प्राप्त करते हैं उनके साथ समय बिताना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अपनी पसंदीदा गतिविधियों या रुचियों में व्यस्त होना चाहिए। संगीत वाद्य यंत्र बजाना चाहिए। ये सकारात्मक संवेगों को उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सेलिगमैन ने कल्याण का कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया। सेलिगमैन ने कल्याण का कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया, फटाफट से आप बताएंगे। सेलिगमैन ने कल्याण का परमा मॉडल प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, संलग्नता कब होती है। संलग्नता तब होती है जब किसी जब किसी व्यक्ति के कौशल का स्तर कार्य या चुनौती की कठिनाई के स्तर से मेल खाता है, तब संलग्नता होती है। अगला प्रश्न, संलग्नता बढ़ाने के 2 तरीके बताएं। पहला तरीका है कि वर्तमान क्षण या वर्तमान समय का अवलोकन करना और उसे जीना अच्छे तरीके से। दूसरा, जिन शौकों में आप पूरी तरह तल्लीन हो जाते हैं उनमें भाग लेना। तो ये संलग्नता बढ़ाने के 2 तरीके हैं। अगला प्रश्न, संबंध बनाने के लिए 3 तरीके बताएं। पहला संबंध बनाने का पहला तरीका होता है रिलेशन बनाने का, कि अपने परिचितों तथा पड़ोसियों से मित्रता करना। दूसरी बात, किसी क्लब या गतिविधियों के समूह में शामिल होना। ये सब तरीके होते हैं संबंध बनाने के। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। प्रसन्नता को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। बताइए। देखिए, एक तो धन, शादी और उम्र, ये प्रसन्नता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं और बड़े जबरदस्त कारक हैं। अगला प्रश्न 106 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मनोवैज्ञानिक कल्याण क्या है, फटाफट से आप बताएंगे।
तो मनोवैज्ञानिक कल्याण धनात्मक मानसिक अवस्थाओं जैसे प्रसन्नता व संतुष्टि आदि से समानता रखने वाला प्रत्यय है मनोवैज्ञानिक कल्याण। अगला प्रश्न है, कोरी कीज ने मनोवैज्ञानिक कल्याण के कितने क्षेत्र बताए हैं? 3 क्षेत्र बताए हैं कोरी कीज ने। पहला संवेगात्मक कल्याण, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कल्याण और तीसरा है सामाजिक कल्याण। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे 108 नंबर प्रश्न है, आत्म स्वीकृति क्या है? अपने प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति यानी कि जो अपने प्रति जो है एक प्रकार से पॉजिटिव चीज़ें रखना, पॉजिटिव वृत्ति या अभिवृत्ति रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, अपने स्व के विविध पक्षों को स्वीकार करना, पिछले जीवन के बीते हुए समय के लिए सकारात्मक अनुभूति रखना, ये आत्म स्वीकृति होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या होती है ये? आत्म स्वीकृति होती है। क्लियर, समझ में आ गई चीजें? आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत कल्याण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो व्यक्तिगत कल्याण शब्द का प्रयोग पहली बार किया था एक डायनर ने 1984 में। अगला प्रश्न 110 नंबर, व्यक्तिगत कल्याण क्या है? व्यक्तिगत कल्याण की अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत कल्याण मनोविज्ञान में एक केंद्रीय अवधारणा है जो व्यक्तियों के व्यक्तिपरक अनुभव और खुशी तथा जीवन संतुष्टि की समग्र भावना पर केंद्रित होता है, टिका हुआ होता है। अगला प्रश्न, व्यक्तिपरक कल्याण के 3 घटक बताएं। एक तो जीवन संतुष्टि, एक सकारात्मक संवेग और एक नकारात्मक संवेग। ये व्यक्तिपरक कल्याण के 3 घटक होते हैं जीवन के। अगला प्रश्न 112 नंबर, कैरोल रीफ ने मनोवैज्ञानिक कल्याण के कितने तत्व प्रमुख माने हैं? तो कैरोल रीफ ने मनोवैज्ञानिक कल्याण के 6 तत्व प्रमुख माने हैं। पहला आत्म स्वीकार्यता, दूसरा पर्यावरणीय कौशल, तीसरा आज के साथ सकारात्मक संबंध, चौथा व्यक्तिगत विकास, पांचवा जीवन के उद्देश्य और छठवां स्वायत्तता। तो ये सब कैरोल लीफ ने बताया कि मनोवैज्ञानिक कल्याण 6 तत्व इसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिपरक कल्याण शब्द किसने गढ़ा है? तो एक डायनर ने गढ़ा है इसको। अगला प्रश्न, व्यक्ति परक कल्याण का त्रिपक्षीय मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो डायनर ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 115 नंबर, कोरी कीज का मनोवैज्ञानिक कल्याण कौन सा मॉडल था? दोहरा सातत्य मॉडल था वो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 116 नंबर, कोरी कीज ने किस क्षेत्र पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया? मानसिक स्वास्थ्य पर किया था। अगला प्रश्न है, कैरोल रीफ का मनोवैज्ञानिक कल्याण का मॉडल क्या है? कैरोल लीफ की अगर बात की जाए तो कैरोल लीफ के अनुसार व्यक्तिपरक कल्याण सकारात्मक संवेगों और जीवन की संतुष्टि पर केंद्रित है, लेकिन वह सकारात्मक प्रकार के पहलू को उजागर नहीं करता। कल्याण और प्रसन्नता में मानवीय सामर्थ्यों, समृद्धि और लक्ष्यों के प्रति प्रयास करना भी शामिल होना चाहिए। ये कैरोल रीफ का मनोवैज्ञानिक कल्याण का मॉडल है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक संवेग किसे कहते हैं? इन संवेगों में उदासी, गुस्सा और तनाव जैसी भावनाएं शामिल होती हैं। 119 नंबर प्रश्न है, कोरी कीथ ने मनोवैज्ञानिक कल्याण के क्षेत्र में या उसके अंतर्गत संवेगात्मक कल्याण के कौन कौन से घटक शामिल किए हैं? पहला सकारात्मक संवेगों का अनुभव होना, दूसरा नकारात्मक संवेगों का अनुभव नहीं होना, तीसरा जीवन संतुष्टि का अनुभव होना, चौथा प्रसन्नता का अनुभव होना। ये सब कोरी कीथ ने मनोवैज्ञानिक कल्याण के क्षेत्र के अंतर्गत संवेगात्मक कल्याण में शामिल किए गए घटक हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 120 नंबर, कोरी कीथ ने मनोवैज्ञानिक कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक कल्याण में कौन कौन से घटक शामिल किए हैं? तो पहला है सामाजिक स्वीकार्यता, दूसरा है सामाजिक आत्मीकरण, तीसरा है सामाजिक योगदान और चौथा है सामाजिक सुसंगति। ये सामाजिक कल्याण के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक कल्याण के घटक हैं। ध्यान रखेंगे, मनोवैज्ञानिक कल्याण के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक कल्याण के घटक है सामाजिक स्वीकार्यता, सामाजिक आत्मीकरण या सात्मीकरण, सामाजिक योगदान और सामाजिक सुसंगति। क्लियर? तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे पेपर 2 के लिए। पेपर 1 का महासंग्राम वीडियो ये है लाइफ स्पेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये 5म सेमेस्टर। तो अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, और लिखित होती तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था महासंग्राम वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।